नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी जानकारियों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश अंदानिया। आज हम बात करेंगे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के बारे में। बताएंगे छोटी सी मकड़ी में होता है कितना जहर और कब हुई कपड़ा सिलने वाली सुई की खोज। तो चलिए शुरू करते हैं ज्ञान विज्ञान का ये रोमांचक सफर। तेजी से भागती दुनिया में हमारा खाना भी फास्ट हो गया है। आज हर तरफ आपको रेडी टू ईट, प्रोसेस्ड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड मिल जाता है। इसने फूड की हर जगह उपलब्धता बढ़ाकर खाना पीना तो आसान कर दिया, लेकिन यही आसानी हमारे शरीर के लिए गंभीर समस्या बन गई है। तो आइए जानते हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हमारे स्वास्थ्य के लिए कितने हानिकारक है। भागते दौड़ते इस जीवन में हर चीज के लिए आसानी तलाश की जा रही है। इसमें भूख भी शामिल है। इसके लिए बाजार में अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों की भरमार है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा, कैंडी, केक, कुकीज, नमकीन स्नैक्स, फ्रोजन फूड। अब कहीं भी चलते फिरते, मीटिंग या सफर में भूख लगी या दिल चाहा, बस प्रोडक्ट खरीदा और खाया। लेकिन ये फास्ट पेट पूजा हमारे शरीर के सबसे अहम अंग हृदय और मस्तिष्क के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक साबित हो रहे हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों का अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड पर किया गया एक और अध्ययन चौंकाने वाला है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन के मुताबिक अति संसाधित खाद्य पदार्थों के लगातार सेवन से मधुमेह, मोटापा, दमा के साथ साथ चिंता, डिप्रेशन तो होते ही हैं, इससे मस्तिष्क की संज्ञानात्मक क्षति भी होती है। डिप्रेशन का जोखिम 44 से 48% तक बढ़ जाता है। इसमें ऐसा क्या है, तो शुरू से समझते हैं। आमतौर पर हम 3 तरह के खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हैं: प्राकृतिक, प्रोसेस्ड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड। प्राकृतिक चीजें जिनमें साग सब्जी, अनाज और फल शामिल हैं। इनकी अलग अलग विशेषता होती है, जैसे फल में मिठास, अनाज में कार्बोहाइड्रेट, किसी नट से वसा जैसे पोषक तत्व। यानी आमतौर पर किसी एक पदार्थ में चीनी, नमक और वसा एक साथ नहीं मिलते। संसाधित पदार्थों की बात करें तो इसमें वो पदार्थ शामिल हैं जो सीधे प्राकृतिक पदार्थ से लिए गए हों, जैसे वनस्पति तेल, चीनी वगैरह। इन्हीं से आगे कम प्रोसेस्ड उत्पाद भी मिल जाते हैं, जैसे मक्खन, ब्रेड, अचार आदि। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन खाद्य पदार्थों को ज्यादा टेस्टी और लंबी अवधि तक सुरक्षित रखने के लिए उन्हें अल्ट्रा प्रोसेस किया जाता है। यानी खाद्य पदार्थों के एसेंस में चीनी, नमक, वसा, कुछ केमिकल्स और कृत्रिम रंग मिलाकर पदार्थ बनाना। वैज्ञानिकों द्वारा इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में 5 लाख लोगों पर किए गए इस अध्ययन से सामने आया है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में पाए जाने वाले नमक, चीनी और वसा की उच्च मात्रा मधुमेह और हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनती है, और यह स्थिति मस्तिष्क के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है। कृत्रिम मिठास और मोनोसोडियम ग्लूटामेट जैसे पदार्थ मस्तिष्क से उत्पादित होने वाले रसायनों को बाधित करते हैं। यही वजह है कि समाज में हृदय रोग और अवसाद, चिंता या मनोभ्रंश जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। इसका सबसे बड़ा खतरा यह है कि ललचाने वाली मार्केटिंग, हर जगह उपलब्धता के चलते लोग तेजी से अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के आदी हो रहे हैं। अध्ययनों के मुताबिक इससे दुनिया की बड़ी आबादी के प्रभावित होने की संभावना है, जो प्राकृतिक पोषक तत्वों से वंचित रह सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम इन पदार्थों से बचें और प्राकृतिक या बहुत कम प्रोसेस्ड, कम चीनी, नमक वाले पदार्थों का ज्यादा सेवन करें, ताकि भागती दुनिया का स्वस्थ रहकर सफर तय कर सकें। प्रकृति के रहस्य कई बार चौंका देते हैं। अब सोचिए, एक छोटी सी मकड़ी में कितना जहर होता होगा, उतना ही जितना उसे अपने से छोटे या थोड़े बड़े कीट को मारने के लिए काम आ जाए। लेकिन नहीं, हालिया शोध बताता है कि मकड़ियों का जहर आम जहर नहीं बल्कि विष का एक पूरा कॉकटेल होता है। जी हां,
पूरी जानकारी दे रही है हमारी एक खास रिपोर्ट। मकड़ी से कौन वाकिफ नहीं होगा, हमारे आसपास ही दिख जाती है और निर्जन स्थानों पर तो इनके जाले का पूरा नेटवर्क नजर आ जाता है। हालांकि मकड़ियों के भी अलग अलग प्रकार हैं और इनमें जहर होता है, ये तो हम सब जानते हैं। इस जहर का इस्तेमाल ये अपने शिकार पर करती हैं। कुछ विशेष प्रकार की मकड़ियां भी हैं जिनका जहर इंसान के लिए भी काफी घातक हो सकता है। हाँ, ज्यादातर मकड़ियां अपने बुने जाल में फंसाकर या फिर कई शिकार पर हमला कर उसमें अपना जहर डाल देती हैं। ये जहर शिकार की तंत्रिका को प्रभावित करता है और उसे लकवा ग्रस्त बना देता है। मकड़ी आसानी से उसे चट कर जाती है। अब तक के वैज्ञानिक शोध भी मकड़ी के विष की इसी विशेषता यानी न्यूरोटॉक्सिन पर केंद्रित रहे। लेकिन अब एक नए शोध से पता चला है कि मकड़ी के विष में एक साथ कई खतरनाक घटक होते हैं जो एक दूसरे से संपर्क कर शिकार को पूरी तरह रक्षाहीन बना देते हैं। ये शोध किया है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन, बर्न विश्वविद्यालय, स्विट्जरलैंड के शोधकर्ताओं ने। इन्होंने मध्य अमेरिका में पाई जाने वाली क्यूपियनिस सेली प्रजाति की मकड़ी के जहर की जांच की। शोधकर्ताओं ने पाया कि इस मकड़ी के विष में न्यूरोटॉक्सिक भाग के साथ गैर विशिष्ट मेटाबॉलिक घटक भी शामिल हैं। मकड़ी के जहर की ग्रंथियों में उत्पादित सभी आरएनए अणुओं की जांच से जहर में मुख्य प्रोटीन के रूप में अल्फा एमाइलेज की पहचान काफी महत्वपूर्ण रही। इससे पता चला कि मकड़ी के विष के विभिन्न पदार्थों के बीच सधा हुआ समन्वय होता है जो एक साथ कई सहक्रियाएं करता है, जैसे विषाक्त घटक मांसपेशी और तंत्रिका तंत्र पर हमला कर जीव को निष्क्रिय कर देते हैं और दूसरे घटक आंतरिक ऊतकों को नष्ट करने लगते हैं, ऊर्जा संतुलन को प्रभावित करते हैं, रक्त शर्करा बढ़ा देते हैं, जिससे ये जहर और आसानी से फैलता है और शिकार के शरीर की प्रतिरोधी क्षमता खत्म हो जाती है। शोधकर्ताओं के मुताबिक मकड़ी की एक प्रजाति पर किया गया ये अध्ययन दूसरी प्रजातियों के लिए भी सामान्यीकृत किया जा सकता है। आपको बता दें कि मकड़ी के जहर पर किए गए शोध चिकित्सा जगत के लिए अहम रहे हैं। इनसे मानव तंत्रिका तंत्र पर पड़ने वाले लकवा जैसे आघातों को लेकर समाधान विकसित करने में मदद मिलती है। ये ताज़ा अध्ययन इस दिशा में भी काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। इस अध्ययन के नतीजे अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका टॉक्सिन्स में प्रकाशित किए गए हैं। यूं तो मानव विकास में हर आविष्कार महत्वपूर्ण है, लेकिन सुई की खोज ने मानव जीवन में सामाजिक और सांस्कृतिक विकास किया। सुई का इस्तेमाल कपड़े को अलग अलग तरीके से सिलकर वातावरण से बचाव ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक विकास को भी दर्शाता है। हमारे माइलस्टोन इनोवेशन सेगमेंट में आज देखते हैं सुई की खोज और विकास की कहानी। आज से एक जनरेशन पीछे जाएं तो पहले के घरों में दादियाँ और नानियाँ अपने ही हाथों से कपड़े की सिलाई और बुनाई किया करती थीं। सुई और सिलाई मशीन पहले के घरों में बहुत ही महत्वपूर्ण होते थे। कुछ भी सिलाई करनी हो, फटे हुए कपड़ों को रफू या फिर नए कपड़े से आकर्षक ड्रेस बनानी हो, वो लोग सब कुछ सुई और सिलाई मशीन की सहायता से तैयार कर देती थी। उन्हें कपड़ों पर तरह तरह की कलाकृतियां बनाने में भी महारत हासिल थी और सही मायने में बात यह है वे अपने समय की सबसे बेहतरीन डिजाइनर होती थीं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे जीवन में सुई बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे जैसे भी स्टाइल के कपड़े पहनने हों, उसे सिलने के लिए हमें सुई ही चाहिए। तो क्या आप जानते हैं कि सुई की शुरुआत कैसे और कब हुई होगी? तो चलिए आज आपको सुई के सफर पर लेकर चलते हैं। वैसे तो पुराने सबूत जो मिले हैं उसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 80,000 से 1 लाख साल पहले
मानव ने जानवरों की खालों को पहनना शुरू कर दिया था। वैसे देखा जाए तो खाल को पहले के लोग अपने शरीर पर लपेट कर पहनते होंगे, लेकिन मानव की बढ़ती समझ ही सुई की खोज की शुरुआती कड़ी रही होगी। जब पुराने लोगों को सिर्फ कपड़े को बदन में रखने में दिक्कत हुई होगी, तब जाकर उन्होंने सुई की खोज की और इसका उपयोग शुरू किया। सुई के प्रारंभिक सबूत लगभग 76,000 साल पहले दक्षिण अफ्रीका में अस्थि औजार के तौर पर मिले हैं। दक्षिण पश्चिमी साइबेरिया में स्थित इनिया नदी मौसमी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है। गर्मियों में इसका साफ पानी अल्पाइन जंगलों के नीचे बहता है, जबकि सर्दियों में तापमान गिर जाता है और बर्फीले तूफान आते हैं, जिससे मनुष्यों के लिए स्थिति खतरनाक हो जाती है। इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद 50,000 साल पुराने मिले शिकार उपकरणों के प्रमाण से ये साबित होता है कि स्टोन एज में शिकारी समूह यहाँ निवास करते थे और वे कपड़े के कारण ही जीवित रह पाए होंगे। चीन में भी सुई के उपयोग के प्रमाण मिलते हैं जो लगभग 45,000 साल पुराने हैं, और ऐसे ही प्रमाण यूरोप में मिलते हैं जो लगभग 26,000 साल पुराने हैं। वैज्ञानिकों ने हाल ही में इनिया नदी के ऊपर एक गुफा में 20,000 साल पुरानी सिलाई की सुइयों की खोज की। ये सुइयां इतनी तेज हैं कि मोटी पशु खाल को छेद सकती हैं और इनमें धागा डालने के लिए आंखें भी बनी हैं, जो उन्नत उपकरण बनाने के कौशल का संकेत देती हैं। नॉर्थ अमेरिका में भी 13,000 साल पुराने सुई के कुछ प्रमाण शोधकर्ताओं को मिले हैं, और ये प्रमाण इस बात के सबूत हैं कि वहाँ व्यापक तौर पे कपड़े बनाए जाते थे। सुई के प्रमाण से इस बात का भी पता चलता है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग विकसित हो रहे थे। कपड़े को अलग अलग तरीकों से सिलना सिर्फ वातावरण से बचाव ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक विकास को भी दर्शाता है। ऐसे ही सजावटी पोशाक के प्रमाण फ्रांस की मेडेलिन गुफा में मिले हैं, जो करीब 10,000 साल पुराने हैं, और मध्यकाल से आज तक कई ऐसे प्रमाण जो दिखाते हैं कि आज के समय में जो पारंपरिक परिधान की शुरुआत दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले पूर्वजों की एक महत्वपूर्ण कोशिश रही होगी। और इस वक्त विज्ञान जगत में क्या कुछ नया हो रहा है, जानने के लिए नजर डालते हैं विज्ञान जगत की ताजा गतिविधियों पर। तिब्बत की बैशिया कास्ट गुफा में 2500 अस्थि अवशेष मिले हैं, जो मानव की एक विलुप्त प्रजाति डेनिसोवन के पाए गए हैं, और यह गुफा जो समुद्र तल से 3280 मीटर ऊपर स्थित है। इसके अध्ययन से पता चलता है कि मनुष्यों का एक प्राचीन समूह कई सदियों तक यहाँ रहा है। डेनिसोवन प्राचीन मानव की एक विलुप्त प्रजाति है जो निएंडरथल और होमो सेपियंस के समान समय और स्थानों पर रहती थी। पुरातत्वविदों द्वारा अब तक कुछ ही डेनिसोवन अवशेषों की खोज की गई है, और इस समूह के बारे में बहुत कम जानकारी है, जिसमें यह भी शामिल है कि वे कब विलुप्त हुए। इस नए विश्लेषण में डेनिसोवन के एक नए जीवाश्म की पहचान की है और तिब्बती पठार पर लगभग 2 लाख से 40,000 साल पहले के समय में मुश्किल परिस्थितियों में जीवित रहने वाले इस प्रजाति की क्षमता का अध्ययन किया, जिसमें हिमयुग भी शामिल है। ये अध्ययन नेचर पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। क्यों कुछ लोगों को वायरस से संपर्क के बाद भी कभी भी कोविड-19 नहीं होता? इस पर शोधकर्ताओं ने दुनिया का पहला प्रयोग किया, जहां उन्होंने जानबूझकर हेल्थ वॉलंटियर को SARS-CoV-2 के प्री अल्फा स्ट्रेन से संक्रमित किया। उन्होंने पाया कि जो लोग संक्रमण के बाद भी बीमार नहीं हुए, उनके नाक के टिश्यू में बीमार होने वालों की तुलना में बहुत तेज इम्यून रिएक्शन होते हैं। इस प्रक्रिया में म्यूकोसॉल एसोसिएटेड इनवेरिएंट टी की कोशिकाओं की सक्रियता और WBC की संख्या में गिरावट शामिल है, जो वायरस को संपर्क में आने से पहले ही साफ कर देती है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि जो लोग इन्फेक्शन के बाद बीमार नहीं हुए, उनकी नाक की कोशिकाओं में HLA-DQA2 नामक जीन की अभिव्यक्ति बढ़ जाती है। ये शोध कार्य कोविड के अगले जनरेशन के विकास में महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा और साथ ही फ्यूचर में आने वाली महामारियों को रोकने में मदद करेगा। विज्ञान पत्रिका नेचर में प्रकाशित ये शोध नए उपचार और टीके विकसित करने के लिए आधार प्रदान कर सकता है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा।
अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे ऐसी ही कुछ नई पुरानी रोमांचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।